शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। आज वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत हम देखने वाले हैं यमन कंट्री के मैप और उससे रिलेटेड कुछ जियोग्राफिकल फैक्ट। ठीक है, यहाँ पर जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये यमन का मैप है। यमन का यहाँ पर हम फिजिकल वाला मैप देख रहे हैं, भौतिक मैप देख रहे हैं। यमन कौन कौन सी कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, देखिए। नॉर्थ वाला इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है, वो सऊदी अरबिया के साथ अपनी बाउंड्री को ये शेयर करता है। अनडिमार्केटेड बॉर्डर यहाँ पर आपको दिखाई गई है, ये यहाँ से खींच दिए। ओमान के साथ में ये अपने पूर्वी और नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ में बाउंड्री को शेयर करता है। देखा जाए तो दो ही कंट्री ऐसी हैं जिससे यमन जुड़ा हुआ है, सऊदी अरबिया है और दूसरा ओमान है। नीचे की तरफ में आएंगे यदि आप, तो रेड सागर के साथ में नॉर्थ और साउथ वाले हिस्से की तरफ में पड़ता है आपका रेड सागर। नीचे आप देखते हैं ये जो छोटा सा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये बाब अल मंडेब की जल संधि है, ठीक है, जो कि यमन और ये वाली जो अफ्रीकन कंट्रीज है इसको अलग करने का काम करती है। ठीक है, और भी नीचे की तरफ यदि हम जाते हैं यमन के साउथ की तरफ में, तो गल्फ ऑफ अडेन पड़ती है, ये हो गया हमारा अरेबियन सागर। और यहाँ पर यमन का एक द्वीप समूह भी लोकेटेड है, ठीक है, सुकुत्रा द्वीप समूह यमन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर यमन में आप देखेंगे कुछ हिस्सा जो है रुब अल खाली डेजर्ट से घिरा हुआ है। यदि आप इसके नॉर्थ और पूरा पूरब से लेकर के पश्चिम की तरफ में जाएं और पूरा जो नॉर्थ वाला इसका हिस्सा है वो रुब अल खाली डेजर्ट से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमको कुछ पहाड़ी एरिया भी देखने को मिलता है जहाँ पर लोकेटेड है सना, इसकी कैपिटल। यहाँ पर आपको हाईएस्ट पॉइंट भी देखने को मिल जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण सिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जैसे कि सद्दाह, जाबिद, ईब, ताइज, सयून, तारीम, अल गयदाह। इसके अलावा आपको समुद्र के किनारे किनारे भी जैसे कि निस्तुन, सहियत, अल मकाला, अडेन, ठीक है, तो गल्फ ऑफ अडेन इसी के नाम पर पड़ गया। यहाँ पर आपने जो देखे हैं वो फिजिकल मैप देखी। यमन एक सोवरेन नेशन है, इसका एरिया यहाँ पर 5,27,970 वर्ग किलोमीटर दिखाया गया है। तो जो मेनलैंड यमन है वो देखा जाए तो अरेबियन पेनिसुला में पड़ता है। द कंट्री हैज़ एन एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन ऑफ अराउंड 2000 किलोमीटर। यहाँ पर आपको लंबी सी समुद्री रेखा देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर हमको 200 से भी ज़्यादा आइलैंड देखने को मिल जाते हैं। यमन का ज़्यादातर जो फर्टाइल वाला हिस्सा है, उपजाऊ ज़मीन है, वो इंटायर मिडल ईस्ट वाले एरिया में पड़ जाता है। एंड येट फॉर द मोस्ट पार्ट नॉट डेवलप टू देयर फुल पोटेंशियल। लेकिन फिर भी देखा जाए तो हम उसकी पोटेंशियल के हिसाब से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। रेड सागर के साथ में अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। देयर इज़ ए फ्लैट सैंडी प्लेन दैट एक्सटेंड टू द लेंथ ऑफ कंट्री। पूरी लंबाई भर में हमको सैंडी के मैदान, रेतीले मैदान देखने को भी मिल जाते हैं जो कि लंबाई से लेकर के चौड़ाई तक फैले हुए हैं। यहाँ पर इसके प्रोविंसेस हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जो प्रोविंस है इसका वो है हद-मराउत प्रोविंस। अलग अलग इसके नाम देख सकते हैं। कई बार तो ऐसा है कि इस प्रकार से जो बड़ा सा प्रोविंस है ना उसके बारे में भी सही जोड़ी के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है। अरब सागर है, गल्फ ऑफ अडेन है, बाब अल मंडेब है और ये लाल सागर है। वहीं वर्ल्ड में यदि हम लोकेशन की बात करें, एशिया में इसकी लोकेशन की बात करें, कहाँ पर ये लोकेटेड है, तो ये वाला जो मैप आपको देख रहे हैं यहाँ से पता चल जाएगा। ये मिडल ईस्ट रीजन में पड़ जाता है, साउथ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ द अरेबियन पेनिसुला इन वेस्टर्न एशिया। एशिया का वेस्टर्न वाला हिस्सा, वहाँ पर जो अरब प्रायद्वीप है उसके मिडल ईस्ट रीजन में पड़ जाता है। ये लोकेटेड है नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ।
ठीक है, यदि हम अर्थ के नॉर्थ वाले और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जाते हैं तो वहाँ पर यमन पड़ जाता है। यमन दो देशों के साथ में बाउंड्री को शेयर करता है, सऊदी अरबिया, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ में पड़ता है और ओमान पड़ता है पूर्व की तरफ में। यमन हैज़ ए कोस्ट लाइन ऑन द रेड सी टू द वेस्ट, रेड सागर किधर पड़ जाएगा, पश्चिम की तरफ पड़ जाएगा। गल्फ ऑफ अडेन है, अरेबियन सागर है, गार्डिफू चैनल बाउंड इट टू द साउथ, साउथ के साथ में ये बाउंड है, बंधा हुआ है, किसके माध्यम से, एक चैनल है गार्डिफुई चैनल। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो यमन से ही रिलेटेड है। यमन में ईरान द्वारा समर्थित जो हाउदी विद्रोही हैं उनके बीच में, इसके साथ साथ में यमन का सपोर्ट करने वाले जो कंट्री जैसे कि सऊदी अरबिया ने और कुछ देशों के साथ में इनके ऊपर हमला किया था, आक्रमण किया था, तो काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी और जान माल का नुकसान हुआ था। तो यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात का भी अपना कुछ इंटरेस्ट है, ईरान भी अपना कुछ इंटरेस्ट रखता है। इसके साथ साथ में यदि आप देखेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात भी अपना कुछ ना कुछ यमन से चाहता है, इसलिए ये सारे के सारे लोग जो है यमन के ऊपर लगे हुए हैं। यमन को ऐसा लगता है कि नहीं, ये कंट्री हमारी मदद कर रहा है, ये कंट्री हमारी मदद कर रहा है, जबकि देखा जाए तो सऊदी अरबिया भी यदि यमन की तरफ से मदद कर रहा है, उसके बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है सऊदी अरबिया भी कुछ ना कुछ यमन से चाहता है। चाइना ने भी बीच में आकर के, कहना चाहिए, शांति स्थापित करने की कोशिश करी थी, चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश जरूर किया है। अभी देखा जाए तो युद्ध विराम की कंडीशन चल रही है, युद्ध विराम की बातचीत चल रही है। यमन्स आउटलुक रिमेन ए ग्रिम, अभी भी लेकिन यमन की जो कंडीशन है वो खतरे में ही हमको दिखाई दे रही है। इसी साल अप्रैल के महीने में, जस्ट एज द सऊदी लीड वार इन द यमन कंप्लीटेड 8 years, यमन में सऊदी अरब उस टाइम में लीडर हुआ करता था और सऊदी अरब ने लीड करते हुए जो युद्ध किया था यमन में, उसको कंप्लीट हुए 8 साल पूरे हो चुके हैं अप्रैल में इसी साल। तो एक डिप्लोमेटिक डेलीगेशन सऊदी अरबिया से सना गया। सना इसकी राजधानी है, सना का एयरपोर्ट, फॉर टॉक्स विद इट्स हाउदी एनिमीज, जिनके खिलाफ सऊदी अरबिया ने लड़ाई लड़ा था, उन्हीं के साथ में बातचीत करने के लिए यमन की राजधानी सना ये गए सऊदी अरबिया के लोग। सम डिटेल ऑफ द टॉक्स सून बिकम पब्लिक, कुछ बातचीत जो है पब्लिक में जाहिर कर दी गई। Building on the year-long ceasefire, the two sides agreed to a 6-month truce. कुल मिलाकर के देखा जाए, यहाँ से जो चीज़ें निकल कर के आई हैं बातचीत में, यहाँ पर 6 महीने का युद्ध विराम संधि की बात करी जा रही है कि अभी दोनों साइड एग्री हो गए। एग्री ऑन ए 2-year transition period when the detail of Yemeni state that would emerge after the war would be finalized. इसके अलावा यहाँ पर यामिनी स्टेट की बात करी जाती है। 2 साल का ट्रांजिशन पीरियड रखा गया है जहाँ पर यामिनी स्टेट की कुछ डिटेल फाइनलाइज करे जाएंगी। इसके अलावा हाउदीज लोग क्या चाहते हैं? हाउदीज लोग चाहते हैं ब्लॉकेट ऑफ सना एयरपोर्ट, सना एयरपोर्ट पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। होदेदाह पोर्ट बी ईज्ड, होदेदाह पोर्ट से आप अपनी जो सेना वैना वो सब हटा लीजिए। एंड द किंगडम टू पे द सैलरीज फ्रॉम कंट्रीज ऑयल रेवेन्यू, इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप हमको सैलरी प्रोवाइड करिए, आप अपने देश में जो ऑयल रेवेन्यू से कमाई करते हैं उसको हमें सैलरी के रूप में प्रोवाइड करिए। इसके साथ साथ में कुछ हाउदी लोगों ने सऊदी अरबिया के लोगों को गिरफ्तार किया है, कुछ इधर वाले उधर गिरफ्तार हुए हैं। तो दोनों का कहना है कि जो हमारे पास प्रिजनर्स हैं वो हम एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं।
कितनी डेथें हुई, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था यमन में, इसके बारे में बताया जाता है। सऊदी अरबिया इसके साथ साथ में कुछ और भी अरब कंट्रीज इसमें शामिल थी। इसने इनिशिएट किया था एक मिलिट्री ऑपरेशन 26 मार्च 2015 को, ताकि हाउदीज लोगों को रोका जा सके, जो कि सिया मिलिशिया रिप्रेजेंटेटिंग मार्जिनलाइज जायदी कमिटी। कौन लोग हैं ये हाउदी? ये सिया मिलिटिया ग्रुप हैं जो कि मार्जिनलाइज जायदी कमिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जायदी कमिटी से बिलोंग करते हैं। एंड अलाइन विद ईरान, किसके साथ अलाइन है या सपोर्ट किसका मिलता है इनको? ईरान का मिलता है। फ्रॉम टेकिंग कंट्रोल ऑफ यमन, यमन के ऊपर ये हाउदी कंट्रोल ना कर पाए, इसके लिए उन्होंने 26 मार्च 2015 को एक युद्ध छेड़ा था, मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था। और आप देखते हैं कि यमन के साथ में सऊदी अरबिया कितनी बड़ी बॉर्डर को शेयर करता है। 1400 किलोमीटर लंबी इसकी बॉर्डर है यमन के साथ में। वहीं यदि हम बात करें, जब ये लड़ाई झगड़ा इनका चालू हुआ तो कौन कौन से एरिया में किसने कहां पर कब्जा किया। वहीं जो हाउदी रहे थे वो कंट्रोल कर रहे थे कैपिटल में। इसके अलावा यहाँ के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे जिसका नाम है होदेदा, यहाँ पर भी इनका कब्जा रहा था। वहीं सऊदी अरबिया का जो कोएलिशन रहा था उसने समुद्र के ऊपर कब्जा किया, स्काई के ऊपर कब्जा किया, एंड लार्ज पार्ट ऑफ द साउथ वाला जो बड़ा हिस्सा है इनके कब्जे में आ गया था। thus preventing essential food, medical and energy supply from reaching the population। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो जो पॉपुलेशन रही थी वो पॉपुलेशन, फूड की किल्लत आ गई, उनको मेडिकल की किल्लत आ गई, एनर्जी सप्लाई की किल्लत आ गई। यहाँ पर लगभग हमको डेथ की जो आंकड़ा है वो 4 लाख बताया जा रहा है, विथ ए डेथ टोल अबाउट 4 लाख इंक्लूडिंग 85,000 चिल्ड्रन एंड सेवरल मिलियन डिस्प्लेस्ड। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर हत्याएं हुई थी। 4 लाख लोगों की जानें गई, 85,000 इसमें तो बच्चे शामिल थे, और कई सारे जो मिलियन हैं वो कई सारे मिलियन लोग एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो गए। यमन देखा जाए ना तो बहुत सारे क्राइसिस से होते हुए गुजरा है, मानवीय संकटों से होकर के गुजरा है। 80% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 20 मिलियन से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है असिस्टेंस की, जबकि जो 6 मिलियन लोग हैं आर ऑन द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी की कगार पर हैं। कितने लोग? लगभग 6 मिलियन लोग। इसलिए हमें यमन के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। इसके बाद सऊदी ईरान संधि होती है और इसमें बीच में दलाल का काम करता है चाइना। चाइना ने कहा कि मैं बीच में आऊँगा और सऊदी और ईरान के बीच में एक समझौता कराऊंगा। यहाँ पर कुछ एस्टिमेशन लगाया गया है कि जो एक्सपेंडिचर है वो लगभग $60 बिलियन का है इन द 8 ईयर कन्फ्लिक्ट। 8 साल का जो कन्फ्लिक्ट चला है दोनों देशों के बीच में, इसमें लगभग $60 बिलियन का नुकसान हुआ है। सऊदी अरबिया हैज़ बीन एनेक्सियस टू ऑब्टेन फेस सेविंग एग्जिट, लेकिन सऊदी अरबिया क्या है ना, अपना मुंह बचाते हुए निकलना उसको काफ़ी मुश्किल पड़ गया है। कुल मिलाकर के देखा जाए ना, फिर भी सऊदी ईरान जो एकॉर्ड आया जिसमें ब्रोकर का काम किया था चाइना ने, सऊदी अरबिया को यहाँ से निकलने के लिए एक मौका दिया था। यहाँ पर इस प्रकार की भी रिपोर्ट आ रही हैं कि ईरान एग्री हो गया था कि वो कर्टेल कर देगा अपने मिलिट्री सप्लाईज को, ठीक है, हाउदी लोगों को अपना समर्थन नहीं करेगा, एंड फैसिलिटेट टू पीस प्रोसेस को बढ़ावा देगा, दस ओपनिंग द डोर फॉर द सऊदी हाउदी इंगेजमेंट इन अप्रैल। कुल मिलाकर के देखा जाए यदि ईरान सामने आ जा रहा है तो कुल सऊदी और हाउदी के बीच में जो इंगेजमेंट है वो अच्छी तरह से हो सकता है। अभी तक देखा जाए तो कौन कौन सी चीज़ों को हमने अचीव कर लिए हैं, जैसे कि जो प्रिजनर्स लोग हैं, कैदी लोग हैं, उनका एक्सचेंज हुआ है। सना और होदेदाह में जो कब्जा हुआ था वो कब्जा हटा लिया गया है। इसके अलावा कुछ मानवीय सहायता मुहैया कराई गई है। फ्लाइट्स हैव टेकन यामिनी पिलजर्म्स इंक्लूडिंग हाउदी लीडर टू मक्का फॉर द हज। हमें फ़्लाइट्स देखने को मिल रही हैं जो कि यमीनी पिलजर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही हैं, हाउदी लीडर्स को मक्का लेकर के जा रही हैं कि आप हज कर सकते हैं।
पीस प्रोसेस के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। इसमें इंक्लूड है हाउदी लोग इंसिस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि ये जो सऊदी अरबिया है वो सैलरी प्रोवाइड करे ऑफ ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेस पर्सनल फॉर द लास्ट फ्यू ईयर फ्रॉम यमन्स ऑयल रेवेन्यू। यमन के ऑयल रेवेन्यू से जो पैसा आ रहा है वो पैसा गवर्नमेंट के ऑफिशियल को प्रोवाइड किया जाए, ऐसा कहना है हाउदी लोगों का। वहीं सऊदी अरबिया जो है इस मामले में किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं दिखा रहा है अबाउट फंडिंग देयर फॉर्मर एनिमीज, कि वो अपने शत्रुओं को इस प्रकार का फंड प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ में जो हाउदी लोग हैं वो कंपनसेशन चाहते हैं, ठीक है, वो भरपाई चाहते हैं सऊदी अरब से फॉर वार डैमेज। वार के चलते चलते जो डैमेज हुआ है उनका कहना है कि हमें इसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। देखिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए तो कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ बोलना है सऊदी अरबिया का, बट बाक एट द आइडिया ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, यहाँ पर बाक वर्ड यूज किया गया है, रोकथाम करना, लेकिन कंपनसेशन वाला जो आइडिया है उससे वो तैयार नहीं है। इसके साथ साथ में यदि देखा जाए जो हाउदीज लोग हैं वो उतने तैयार नहीं हैं कि वो इंगेज हो सकें 8 मेंबर सऊदी सपोर्टेड प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल। सऊदी अरबिया ने प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल बनाया है, इसके साथ में बातचीत करने के लिए राजी नहीं है, जो कि कहती है कि जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज यमनी गवर्नमेंट है, दैट द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यमेनी गवर्नमेंट, कुल मिलाकर के सऊदी सपोर्ट करता है पीएलसी को, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज यमेनी गवर्नमेंट है, इसके साथ में बातचीत नहीं करना चाहता है। दे इंसिस्ट ऑन डायरेक्ट नेगोशिएशन विद सऊदीज। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वो डायरेक्ट बातचीत नहीं करना चाहते हैं सऊदी अरबिया के साथ में, क्योंकि यदि सऊदी अरबिया अपनी बात से पलट जाता है तो बीच में कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं रहेगा। हाउदी ने किस प्रकार से इस वार की कंडीशन को जीत लिया था, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इनके पक्ष में गई थी। तो जो क्रूशियल पॉइंट रहे थे रिलेटिंग टू द यमन सिनेरियो इज दैट द हाउदीज हैव वॉन द वार। यदि एक प्रकार से देखा जाए ना तो युद्ध को सऊदी लोगों ने जीत लिया था, इसीलिए तो आज वो इस कंडीशन में खड़े हैं कि सऊदी अरबिया को मजबूर कर रहे हैं कि आप हमको अपनी कमाई का हिस्सा दीजिए, हमको सैलरी प्रोवाइड करिए। Even as Saudi involvement with the Yemen decrease, the PLC will lose its standing। यदि देखिए सऊदी अरब का इन्वॉल्वमेंट यमन में नहीं होता है या फिर कम हो जाता है, इसका मतलब ये है ये जो PLC है वो लॉस कर देगी अपनी स्टैंडिंग को, अपनी क्रेडिबिलिटी को, एंड ओपन द कंट्री पार्टिकुलरली द नॉर्दर्न एरियाज टू हाउदी कंट्रोल। यदि पीएलसी कमज़ोर हो जाती है तो जो पार्टिकुलरली नॉर्दर्न वाला एरियाज है वो ओपन हो जाएगा हाउदी कंट्रोल के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और मैटर है, ठीक है, जो कि समस्या पैदा कर देता है यमन सिनेरियो के लिए। एसटीसी क्या बोलते हैं इसको, साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, एक यूनाइटेड अरब अमीरात समर्थित मूवमेंट है जो कि बेस्ड है अडेन में, ठीक है। अब ये जो एसटीसी है साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, ये यूनाइटेड अमीरात पर आधारित समर्थित एक मूवमेंट है, आंदोलन है जो कि एडेन में चल रहा है। ये चाहता है कि इसके जो साउदर्न प्रोविंसेस हैं दैट कॉन्स्टिट्यूटेड द फॉर्मर पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ यमन, जिसने निर्माण किया था PDRY का, एक इंडिपेंडेंट कम्युनिस्ट कंट्री माना जाता है फ्रॉम 1967 से लेकर के 1990 टू वंस अगेन बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अब एसटीसी कह रहा है कि नहीं, PDRY को स्वतंत्र कर दिया जाए, इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए। यहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात का ये सूचना है। तो एक प्रकार से देखा जाए ना तो UAE के जो एकेडमिक है इसने थोड़ी सी चिंता पैदा कर दी है, बेचैनी पैदा कर दी है यमेनी सर्किल्स में, बाय सजेस्टिंग पॉसिबल नेम्स फॉर द न्यू एंटाइटी, अरब साउदर्न स्टेट और अरब हदराउत स्टेट।
अब यूएई के जो एकेडमिक हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, इसका नाम भी चेंज कर दीजिए, आप अरब साउदर्न स्टेट नाम दे दीजिए। तो इसने भी बेचैनी पैदा कर दी है यमन में। तो देखा जाए यदि यहाँ पर यूएई का जो कंट्रोल है वो यमन के साउथ में जो पोर्ट्स बने हुए हैं वहाँ पर है, इरिट्रिया, सोमालीलैंड, एस आल्सो द आइलैंड ऑफ सोकोत्रा इन गल्फ ऑफ अडेन, पेरिम आइलैंड, माउथ ऑफ द बाब अल-मंडेब, यहाँ पर यूएई का कंट्रोल चल रहा है, यहाँ पर इसका कहना चाहिए दबदबा बना हुआ है। has already given it a dominant geopolitical and commercial position in the western Indian Ocean। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसने अपने आप को जियोपॉलिटिक्स रूप से, कमेरिकल पोजीशन के रूप से अपने आप को इंडियन ओशियन में मजबूत कर लिया है। दूसरे नंबर की बात यह है, ये जो देश है वो एसटीसी की आज़ादी के एजेंडा को सपोर्ट करता है, ताकि इनका जो एडवांटेजेस है जो अभी मिल रहा है फ़ायदा, उनका फ़ायदा और अच्छे से उसको मिल सके। वहीं सऊदी अरबिया क्या चाहता है इसके बारे में आप देख सकते हैं। यमन के कुछ प्रोविंसेस हैं, जैसे कि दो नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं, हदरामौत एंड अल महारा। इनके ऊपर क्या है, अपना ये इन्फ्लुएंस जमा सकता है सऊदी अरबिया, इसलिए भी वो बीच में आता है या फिर इसका साथ देता है। वहीं जो हदरामाउत है ये 800 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरबिया के साथ में, वाइल अल महारा कुड प्रोवाइड ऑयल पाइपलाइन टू सऊदी अरबिया टू द इंडियन ओशियन बाई पासिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहाँ पर एक और शहर महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके ऊपर भी मैं अपना दबदबा बना सकता हूँ, ताकि जो मेरा ऑयल का ट्रेड है वो बेहतरीन तरीके से हो सके, वो है अल महारा। इसीलिए ये जो सऊदी अरबिया है किंगडम है, हैज़ स्पॉन्सर्ड इट्स ओन हदमोतुन नेशनल काउंसिल दैट रिजेक्ट द इंडिपेंडेंस एजेंडा ऑफ एसटीसी। इसके बाद आप देखेंगे सऊदी अरबिया कह रहा है नहीं, एसटीसी का जो मुद्दा है ये ठीक नहीं है, इसको आप जो है कैंसिल करिए। इस कंटेंट विथ ऑटोनॉमी इन द यूनाइटेड यमन। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वो चाहता है कि यूनाइटेड यमन में ऑटोनॉमी बनी रहे। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो जो अभी दो चार जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके अलावा ब्रिटेन हो गया, यहाँ पर कनाडा हो गया, यूएस, यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, चार ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर प्रो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लोगों ने रैलीज निकाली थी, ठीक है, 8 जुलाई को। तो इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट किए जाते हैं, इन प्रोटेस्ट में बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि कहीं आगजनी हो रही है, कहीं पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं पर बर्बरता की जा रही है, लड़ाई झगड़े मारपीट ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए इंडिया को क्या क्या प्रयास करने चाहिए, कैसे करके वो अपने लोगों को बचा सकता है, इसके साथ साथ में जो इन देशों के डिप्लोमेट हैं उनसे उनको बातचीत करना पड़ेगा, तब जाकर के इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको रोका जा सकता है। तो देखिए 8 जुलाई की जो डेट रखी गई है कि हम जो है प्लान्ड रैली निकालेंगे, ये काम किया जाएगा प्रो खालिस्तानियों के द्वारा, जो कि सेपरेटिस्ट हैं यूएस, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, जो कि टारगेट करते हैं इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन को, डिप्लोमेट को। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू स्पीक टू ऑफिशियल इन दीज कंट्रीज फॉर एडेड सिक्योरिटी एंड विजिलेंस। अब सरकार को ये चीज़ पता चल गया है, तो सरकार ये सोच रही है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन चल रहे हैं वो कहीं इनसे प्रभावित ना हो जाए, हमारे जो राजदूत यहाँ पर वो कहीं खतरे में ना पड़ जाए। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने अपने स्टेप चालू कर दिया है कि ये जो 4 कंट्रीज़ हैं इनके डिप्लोमेट के साथ में हम बात करेंगे, ताकि सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा सके और उनको थोड़ा सा जागरूक बनाया सके। इस प्रकार का जो इशू है इसको उठाया गया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल के द्वारा, जब वो ब्रिटिश काउंटर पार्ट के साथ में बात कर रहे थे दिल्ली में फ्राइडे के दिन, एंड वाज सब्जेक्ट ऑफ कॉल बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड काउंटर पार्ट इन ऑल कंट्रीज। लेकिन यदि देखा जाए तो ये जो मुद्दा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास में आता है। ठीक इसी प्रकार से
जो 4 कंट्रीज हैं वहाँ की भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उन्हें आपस में बातचीत करने की ज़रूरी है, ताकि वो पहले से ही कुछ उपाय कर सकें। प्री एम्प्टोरी यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब होता है इमीडिएट एंड कंप्लीट ओबीडियंस, तुरंत उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये लोग जो पोस्टर लगाते हैं, जैसे कि किल इंडिया, खालिस्तान फ्रीडम, इस प्रकार की रैलीज निकाली जाती हैं इंडियन मिशंस के लिए। वहीं ये जो पोस्टर स्पोर्ट्स द फोटोग्राफ ऑफ इंडिया टॉप डिप्लोमेट, पोस्टर में आपको इंडिया के टॉप डिप्लोमेट्स भी देखने को मिल जाते हैं। वहीं जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं आफ्टर द अटैक ऑन इंडियन मिशन में अटैक हो रहे हैं, कहीं आगजनी होती है, कहीं पर वैंडलिज्म, बर्बरता हमको देखने को मिल जाती है। और यही सब जो है नई दिल्ली के लिए चिंता की बात हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो इंडियन डिप्लोमेट हैं उनको पर्याप्त प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। तो जो रैलीज हैं प्लान करी गई हैं सैटरडे के दिन, पुट द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट ऑन द नोटिस, इससे सरकारें इंश्योर कर सकती हैं कि पर्याप्त प्रोटेक्शन दिया जाए। वहाँ पर हमारे जो सरकारी ऑफिशियल हैं, इंडियन डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट है, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, जैसा कि इंटरनेशनल कन्वेंशन में इस बात का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ में सरकार इस बात पर जोर डाल सकती है कि विदेश की जो सरकारें हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जो कि वायलेंस पैदा कर रहे हैं, आपस में गैदरिंग हुए हैं, शेयरिंग इंटेलिजेंस ऑन एनी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग देम टू प्लान और कैरी आउट अटैक और टेरर स्ट्राइक लाइक इन 1985 बॉम्बिंग ऑफ एन एयर इंडिया फ्लाइट। कहीं ये जो है ना हवाई जहाज़ में बॉम्बिंग तो नहीं कर देंगी जैसे कि 1985 में घटना घटित हुई थी। तो इस प्रकार से ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का इंटेलिजेंस शेयर होना चाहिए। जबकि देखा जाए ना तो ये जो जिम्मेदारी है इन लोगों को रोकने की, वो उन्हीं देशों के ऊपर है जहाँ पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है, और खालिस्तान समर्थक हमले जहाँ बढ़ रहे हैं उन्हीं लोगों को इस सब चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। वहीं मेजर्स की यदि हम बात करें, यदि इंडिया को लग रहा है कि ये लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ये विदेशी कंट्रीज अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं, इनको रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो जो ब्रिटिश हाई कमीशन है इसके लिए हम उसकी सिक्योरिटी को डाउनग्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट हार्डली डिप्लोमेटिकली इफेक्टिव, लेकिन देखा जाए तो ये डिप्लोमेटिक तरीके से उतना कारगर नहीं होने वाला है। इसके अलावा यूएस को यदि आप छोड़ दें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने रेगुलरली तरीके से समन किया है, बुलावा दिया है डिप्लोमेट्स ऑफ कंट्रीज़ को। ठीक है, देम ओवर अटैक्स जो हो रहे हैं इसके लिए वहाँ के जो टॉप डिप्लोमेट हैं उनको भी बुलाता रहता है भारत का देश, और उनसे क्वेश्चन पूछते रहता है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है ग्राफिटी। ग्राफिटी का मतलब होता है सार्वजनिक स्थान में दीवार पर बना चित्र या फिर की गई लिखावट। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ को। तो आज की जो मेजर न्यूज़ यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है वो है डिफेमेशन केस से रिलेटेड। हाल फिलहाल में देखा जाए तो गुजरात की लोअर कोर्ट में राहुल गांधी के ऊपर केस दर्ज किया गया था मानहानि का। मानहानि के केस में राहुल गांधी को सज़ा सुनाई गई लोअर कोर्ट के द्वारा। फिर यहाँ पर सज़ा मिलने के बाद राहुल गांधी हाई कोर्ट गए। अब हाई कोर्ट में भी देखा जाए ना तो ये केस को हार गए हैं। अब इनके पास मौका बचा कहाँ जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का। अब हम बात करते हैं कि इनके ऊपर जो केस दायर किया गया है डिफेमेशन का, जिसको हम मानहानि बोलते हैं, किस सेक्शन के अंतर्गत ये केस दर्ज किया गया है। तो ये जो केस है वो दर्ज किया गया था आईपीसी की धारा 499 और 500 के अंतर्गत, जो कि डील करती है डिफेमेशन के केस को। सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 डिफेमेशन केस को हैंडल करती है। तो आईपीसी सेक्शन 499 और 500 क्या कहता है? सेक्शन 499 ऑफ द आईपीसी बताता है कि कैसे करके डिफेमेशन हो सकती है वर्ड के माध्यम से। इसमें आप बोलते हैं या फिर आपका इरादा है इंटेंडेड टू बी रीड थ्रू साइन एंड आल्सो थ्रू विजिबल रिप्रेजेंटेशन। जो मानहानि है वो आप बोल करके कर सकते हैं, ठीक है, या फिर
थ्रू साइंस के माध्यम से आप ऐसा कोई संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं या फिर विजिबली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इससे भी मानहानि हो सकती है। इन सब चीज़ों के यदि आप पब्लिश कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है, जिससे डैमेज किया जा सके उसकी रेपुटेशन को ऑफ दैट पर्सन। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि उनकी जो रेपुटेशन है वो खराब हो सकती है, तब भी ये केस दायर किया जाता है। सेक्शन 500 कहता है, धारा 500 कहती है कि इसके लिए आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है या फिर जुर्माना नहीं भी लगाया जा सकता है। फॉर समवन हेल्ड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन केस, यदि आपको अपराधी घोषित किया गया है तो आपको 2 साल की सज़ा होगी, रुपए पैसे का जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर जुर्माना नहीं भी लग सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो डिफेमेशन के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा है किसी व्यक्ति के लिए जिससे उसकी रेपुटेशन खराब हो जाती है, दैट पर्सन व्हेन ऑब्जर्व थ्रू द आइज ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, जो कि अपने आप को एक ऑर्डिनरी मैन के तौर पर समझ रहा है। तो ये है डिफेमेशन केस। हमारे देश में डिफेमेशन से रिलेटेड लॉ है इंडिया में, वो कौन कौन से बनाए गए हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है।